बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सहाफ़ी अहमद नूरानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें अहमद नूरानी साहब एक स्टोर पर खड़े दुकानदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ स्टोर पर एक जूसेस की दुकान बज़ाहिर नज़र आती है। इसको कुछ लोगों ने इनिशियली इस तरह से पोस्ट किया कि सहाफ़ी अहमद नूरानी शराब बेच रहे हैं या शराब की दुकान पर उन्होंने नौकरी कर ली है। हालांकि इस तस्वीर को देखकर साफ नज़र आता है कि ये जूसेस की दुकान है या जूस की बोतलें हमें इस दुकान पर नज़र आ रही हैं। और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अहमद नूरानी जब मखसूस हालात में उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था तो अमेरिका चले गए, और अमेरिका जाने के बाद ज़ाहिर है उनको अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, और उन्होंने बहरहाल एक स्टोर पर बाइज़्ज़त तरीके से नौकरी करने को तरजीह दी। अहमद नूरानी साहब से मुख्तलिफ़ लोग इख्तलाफ भी रखते हैं और कुछ लोग उनके हक़ में भी रहे हैं। आज मजमूई तौर पर इस तस्वीर ने उनके जो मुखालिफिन हैं उनके दिल में भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट पैदा की है, और बहुत सारे लोग उस पर तबसरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए यह आसान था कि उस वक्त जब उन पर दबाव आया तो वो अपनी लाइन बदल लेते या सर झुका देते, आसान रास्ता इख्तियार कर लेते, जैसा कि हर दौर में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने उस रास्ते को इख्तियार करने के बजाय कि जिसमें वो अपनी नौकरी बचा सकते थे, अपनी जो है वो जिला वतनी भी बचा सकते थे, गरीबुल वतनी इख्तियार करने से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया और सहाफ़त को छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया, मगर औरिया मकबूल जान साहब का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मतीउल्लाह जान ने कल ही आदिल शाह ज़ैब को ये समझाया है कि जब हालात इस किस्म के हो जाएं तो झूठ बोलने से बेहतर है कि नौकरी छोड़ दो। अहमद नूरानी ने यही किया था, और आज हमें ये अंदाज़ा बखूबी होता है कि अहमद नूरानी किन हालात का शिकार रहे हैं। उस वक्त आप यकीन कीजिए मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, बहुत सारे और लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो किस किस्म के हालात से गुजरे हैं और किस तरह के, जब आपको ख़ुद फेस करना पड़ता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। अहमद नूरानी पर ज़ाहिर है दबाव आया होगा, इनिशियली वार्निंग आई होगी, फिर दबाव आया होगा, फिर दबाव बढ़ा होगा, और फिर उनके पास चॉइस होगी कि वो सरेंडर कर दें, हालात से समझौता कर लें और चुपचाप नौकरी करते रहें और अच्छा वक्त का इंतज़ार करें। ये उनके पास ऑप्शन होगा, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वतन छोड़ के चले गए। अच्छा, अब मैं जैसा कि कह रहा था कि अब हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रे होंगे और किस तरह की सेक्रीफाइस उनको करना पड़ा होगा, क्योंकि आज भी कमोबेश हालात बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए मुश्किल हैं, और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ जो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ सहाफ़ियों से पूछा जो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, जो अमेरिका और कनाडा के लिए मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि करोगे क्या बाहर जाकर? तो उन्होंने कहा कि यार रिस्पेक्टेबल तरीके से टैक्सी चला लेंगे या किसी होटल में जॉब कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं उन सहाफ़ियों की जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ नाम लिए बगैर, मैं उनकी बात सुन के हैरान रह गया कि वो इस हद तक सोच रहे हैं। और आज हमने देख लिया कि ऐसा सहाफ़ी को करना पड़ा, वो चले गए थे। तो बहरहाल जो तनकीद करने वाले उनको ये पता होना चाहिए कि कुछ मखसूस हालात से वो गुज़रे हैं, और ज़ाहिर है वहाँ जाकर भी मुआशी तौर पर चैलेंजेस होते हैं। तो वो एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रहे हैं, वो किसी को लूट मार नहीं कर रहे, वो किसी को लूट नहीं रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, डाका नहीं डाल रहे। तो उनके लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए अहमद नूरानी के लिए। तो इस तस्वीर पर तो मैं इतना ही कहूँगा। दूसरा, एक आज मुलाकात होने जा रही है PMLN और MQM के वफ़द की, और MQM का वफ़द जो है वो मुलाकात करेगा नून लीग की क़यादत से, और एक इत्तेहाद की ख़बरें हैं कि एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। आज राना सनाउल्लाह ने इसको कंफर्म भी किया है कि हाँ, सिंध में हमें इस इत्तेहाद की ज़रूरत है और हम इत्तेहाद बना के लड़ेंगे। ये इत्तेहाद मुमकिन तौर पर GDA के दरमियान MQM, नून लीग, JUI और कुछ और छोटी जमातें जो हैं उनको मिलाकर ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है। यानी सिंध में पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल की एक सिचुएशन हमें आइंदा दिनों में दिखाई देगी। ऑलमोस्ट ऑल, ज़ाहिर है PTI तो ओबियसली नहीं होगी इस इत्तेहाद में, लेकिन बाकी जो जमातें यानी अगर हम PDM की जमातों की बात करें तो फिर ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल PDM पार्टीज़। वैसे GDA तो PDM में भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये जमातें जो हैं वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बन रही हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़।
लेकिन इससे कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त तो सारी ही जमातें जो हैं वो सिंध में पिटी हुई हैं और पीपल्स पार्टी को चूँकि इलेक्शन लड़ने के दूसरे तरीके ज़्यादा आते हैं या उनकी हुकूमत है वो असरअंदाज हो सकते हैं, तो उससे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर ये इत्तेहाद कुछ ख़ास नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को टक्कर देने वाली एक ही जमात है और वह है तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कोई दूसरी जमात आप नहीं बता सकते जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हो। पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है तो सिंध में नून लीग नहीं है। मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हैं या किसी हद तक चलें, थोड़ा बहुत बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान की जमातें जो हैं वो बाकी तीनों सूबों में मौजूद नहीं हैं। तो इसी तरह से पंजाब की दीगर जमातों का भी यही हाल है। तो वाहिद एक तहरीक इंसाफ वो जमात बचती है जो चारों सूबों में मौजूद है और चारों सूबों की मकबूल जमातों को टक्कर दे सकती है। यानी तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो पीपल्स पार्टी को सिंध में टक्कर दे सकती है, नून लीग को पंजाब में टक्कर दे सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान को टक्कर दे सकती है। तो जब एक जमात तमाम सूबों की मकबूल जमातों को टक्कर देने की पूरे पाकिस्तान में पोजीशन में हो, और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। तो ऐसे में ये जो इत्तेहाद है इसका ख़बरों की हद तक तो कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का होगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाता है या लड़ने नहीं दिया जाता तो फिर पीपल्स पार्टी और ये पूरा जो इत्तेहाद है उसमें पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला तो आसानी से कर लेगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ एक फ़रीक के तौर पर आती है तो फिर ये अगेन इत्तेहाद माइनस हो जाएगा और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला होगा। और पीटीआई इस वक्त चूँकि पॉपुलर जमात है तो उसका नंबर जो है वो हैरानकुन हो सकता है। तो ये आज मुलाकात होने जा रही है, देखिए इस मुलाकात से क्या हासिल होता है। जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी जमात इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके सियासी मुखालिफिन भी कह रहे हैं। मसलन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि जब तक इमरान खान के साथ अवाम है उसका सियासी मुस्तकबिल रोशन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा कोई दे रहा है तो उनको नहीं लेनी चाहिए। मैं उनसे कहूँगा कि मत लें। शाहिद खाकान अब्बासी ने नदीम अली साहब के प्रोग्राम में क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। एक आपके अंदर जो है ना, मुझे वो बाकायदा कन्विक्शन नजर आती है कि इंतखाबात होने ही धांधली वाले, साफ होने नहीं। ये आपके अंदर ना कन्विक्शन है, यहाँ पे साफ नहीं है इंतखाबात। आप कहते हैं इसका कोई हल नहीं है इसलिए इलेक्शन में जाने का फायदा भी नहीं है। आप कन्विंस है इस बात के ऊपर? नहीं, मैं हूं या ना हूं, मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर हम फेयर इलेक्शन ना दे सके, इंतशार वाले इलेक्शन आगे मईशत के हालात भी मुश्किल हैं, तो ये एक बड़ा मुश्किल फार्मूला बन गया। ये तो इसलिए हम अगर आज मुल्क के कोई फ्री इलेक्शन ही दे दें, उससे शायद बुनियाद पड़ जाए बेहतरी की। क्या दोबारा वज़ारत उज़्मा उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपकी क्या एस्टिमेट कहते हैं? मिलेगी। देखिए, जमात अगर सीटें हासिल करेगी तो मिलेगी ना। अगर मिलने किसी ने देनी है तो फिर मत लें। अगर अवाम के वोट से आती है तो बिल्कुल उनको बनना चाहिए। इमरान का सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है? देखिए, सियासी मुस्तकबिल, सियासत जब तक लोग उसके साथ हैं सियासी मुस्तकबिल रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई लेकिन सियासी मुस्तकबिल आज भी उसका है। वो तो है भुट्टो के नाम का, लेकिन भुट्टो इस दुनिया में नहीं है ना, उसका फायदा वो तो नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि वो सियासतदान को आप मार भी देना, अगर अवाम उसकी सोच के साथ हैं या जो भी उस वजह से पसंद करते हैं तो फिर वो जीता रहता है। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से एक तो सवाल उन्होंने ये किया कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अवाम के वोटों से बने तो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई दे रहा है वज़ारत उज़्मा तो नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये कि उनका इशारा यह है कि वज़ारत उज़्मा उनको दी जा रही है तो उनको नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान के हवाले से वो कह रहे हैं कि भुट्टो की मिसाल दे रहे हैं कि भुट्टो को मार भी दिया गया तो वो आज भी ज़िंदा है और उसकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, भुट्टो की सियासत ख़त्म नहीं हुई। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जी जो पॉपुलर है या जिसके पास लोगों की ताकत है उसकी सियासत को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगेन उनका इशारा इमरान खान की तरफ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसी प्रोग्राम में ये भी बताया कि उनको लाहौर में जो मीटिंग हुई है उसमें नहीं बुलाया गया। अब आप सोचिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, तो एक तरह से तो राहें उनकी जुदा हो गई हैं, लेकिन वो अब ज़बरदस्ती पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पार्टी नहीं समझती कि वो पार्टी के साथ हैं या उनको होना चाहिए। अब जब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं मरीम नवाज़ को अपना लीडर ही नहीं मानता, तो अब पार्टी चला रही हैं मरीम नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर, तो ऐसी सूरत में फिर शाहिद खाकान अब्बासी की जगह कहाँ बनती है पार्टी में? तो राहें तो जुदा हो चुकी हैं, ऐलान होना बाकी है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी को साफ नज़र आ रहा है कि उनको वज़ारत उज़्मा दी जा रही है, जो कि इस तरह अगर उनको दी जा रही है तो नहीं लेनी चाहिए। इसहाक डार साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की आज। इसहाक डार साहब फरमाते हैं
कि नवाज शरीफ का इस बार फ़ौजी क़यादत से फड्डा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस वक्त फ़ौज की इंतहाई ईमानदार और काबिल क़यादत मौजूद है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़ौज की इंतहाई काबिल और ईमानदार क़यादत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज इतनी प्रोफेशनल है कि इसकी जब भी क़यादत आती है वो इंतहाई ईमानदार और प्रोफेशनल ही होती है। नवाज शरीफ ने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया है। क्या 8 आर्मी चीफ्स में से हर एक के साथ उनका फड्डा हुआ? तो क्या एक भी कोई ईमानदार अफसर नहीं था या एक भी ईमानदार और काबिल क़यादत नहीं थी? क्योंकि 8 मरतबा फड्डा हुआ नवाज शरीफ का उन जर्नलों के साथ। तो जब इसहाक डार कह रहे हैं कि इस वक्त की इंतहाई ईमानदार और काबिल क़यादत है, इसलिए नवाज शरीफ का इस दफ़ा उनके साथ फड्डा नहीं होगा, तो ये किस किस्म की दलील है? मुझे समझ नहीं आ रही। पहले आर्मी चीफ जनरल असलम बेग थे, जिनके साथ नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम किया। दूसरे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, उन दोनों के इनके साथ भी फड्डा हुआ, असलम बेग के साथ भी नाखुशगवार तरीके से अख्ताम हुआ। आसिफ नवाज जंजुआ तो हालत ये थी कि या वो इनको या ये उनको हटा देते या वो कू कर लेते या वो इनको नवाज शरीफ को निकाल देते। इस तरह के ताल्लुकात थे, इतने शदीद कशीदा ताल्लुकात थे। उसके बाद वहीद काकड़ आए तो वहीद काकड़ साहब को मजबूर होकर इन दोनों को निकालना ही पड़ा, सदर को भी वज़ीर-ए-आज़म को भी। फिर जनरल वहीद काकड़ आए, उनसे इख्तलाफ इतना हुआ कि नवाज शरीफ ने उनको निकाल दिया। फिर परवेज़ मुशर्रफ आए तो उनसे इतना इख्तलाफ हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ ने इनको निकाल दिया। फिर अशफाक परवेज़ कियानी साहब के साथ भी इख्तलाफात रहे। जनरल राहिल शरीफ के साथ तो बहुत ही शदीद कशीदा इख्तलाफात थे, समझते थे कि धरना 2014 का राहिल शरीफ ने कराया। फिर जनरल बाजवा के साथ तो इतने कशीदा ताल्लुकात हुए कि उन्होंने इनकी हुकूमत बतौर उनके ख़त्म कर दी कि जनरल बाजवा मुझे क्यों निकाला, क्यों हुकूमत मेरी ख़त्म की। तो किस आर्मी चीफ के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं? 8 आर्मी चीफ से 8 के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, तो क्या एक भी काबिल अफसर नहीं था? तो ये जो कहना है कि जी इस वक्त चूँकि काबिल और इंतहाई ईमानदार क़यादत है इसलिए फड्डा नहीं होगा, तो पहले भी काबिल ही क़यादत थी तो फड्डे क्यों होते रहे? और दूसरी बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब की सरिश्त में नहीं है। वो जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे उन्हें फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि मैं हूँ वज़ीर-ए-आज़म और मैं ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म हूँ और ताकत मेरे पास होनी चाहिए और मैं 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ, 3 मरतबा पहले भी रहा हूँ और हमेशा मेरी यही लड़ाई है कि सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, तो मेरी ही ताकत जो है उसको सुपरमेसी हासिल होनी चाहिए। तो जब उनके जहन में ये ख्याल आएगा तो फिर फड्डे तो होंगे। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और ताल्लुकात खुशगवार रहें, क्योंकि माज़ी तो उनका बताता है कि माज़ी में ताल्लुकात तो उनके 8 आर्मी चीफ के साथ, जिनके साथ बतौर वज़ीर-ए-आज़म 3 मरतबा बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हुए और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रहते हुए, और 8 आर्मी चीफ्स के साथ उनका फड्डा हो गया नवाज शरीफ का। तो अब कैसे नहीं होगा? अल्लाह करे कि ना हो, अल्लाह करे कि ताल्लुकात अच्छे रहें और मुल्क के लिए बेहतरी रहे, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की सरिश्त में नहीं है कि वो ताल्लुकात को ठीक लेकर चलें। तो क्या होता है जी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात ये बता दूं मैं आपको कि डेली टाइम्स ने खबर लगाई है कि पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान साहब से कहा है कि वो अपनी पोस्ट डिलीट करें जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में की है, अपनी जीत जो उनके नाम की थी उसको डिलीट कर दें। नहायत अफसोस का मकाम है। पीसीबी जो है वो उसको अगर चलें मान लिया कि रिजवान को जो है वो ये मतलब चलें उनको अपनी राय का इजहार तो कर देना चाहिए था, लेकिन अपने खेल को नहीं करना चाहिए था। आपका ये पॉइंट है ना, यही उनका पॉइंट है पीसीबी का। लेकिन ये क्या दबाव हुआ कि आप अब उनसे कहें कि जी अपनी पोस्ट को डिलीट ही कर दें? तो बहरहाल अजीब सी बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।